प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त की काव्य सौष्ठव पर। लगभग हमारे 6 पॉइंट पूरे हो चुके थे और अब हमारा जो 7वां जो नारी भावना से संबंधित है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की नारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जैसे यशोधरा काव्य उन्होंने लिखा, द्वापर लिखा, विष्णु प्रिय लिखा, जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं ने नारी भावनाओं को सर्वाधिक उन्होंने महत्व दिया है। नारी चेतना, नारी भावना, नारी स्वतंत्रता का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया, उसे गृहिणी के रूप में किया, उसे प्रेमिका के रूप में किया, उसे पत्नी के रूप में किया है। तरह तरह रूपों में नारी भावनाओं को कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो आइए हम नारी भावना के संबंध में आज पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में। गुप्त जी के काव्य में नारी भावना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिक महत्व दिया गया है अर्थात नारी भावना को गुप्त जी के काव्य में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुप्त जी ने अपनी रचना साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, यानी यशोधरा, पंचवटी इनकी रचना का नाम है। द्वापर आदि रचनाओं में नारी भावनाओं को प्रकट किया है। गुप्त जी ने नारी को शक्ति का रूप माना है। गुप्त जी ने नारी को शक्ति का रूप माना है। भारतीय संस्कृति के गौरवमयी भारतीय संस्कृति के गौरवमयी गाथा को भारतीय नारियों ने गौरवमयी गाथा को भारतीय नारियों ने उज्जवल बनाया है। यानी कि भारतीय संस्कृति की गौरवमयी गाथा को भारतीय नारियों ने उज्जवल बनाया है। यानी भारतीय नारियां त्याग, सेवा, समर्पण आदि भावों से युक्त है। उसमें स्वाभिमानी, क्षत्राणी,
क्षत्राणी, विरहणी, 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 माननी, अनुराग, माननी, माननी, अनुरागनी, माननी, अनुरागनी, शील और सदाचार, शील और सदाचार, सदाचार, शील और सदाचार, आदर्श संस्कार, आदर्श संस्कार, आदर्श संस्कार, आदर्श संस्कार, जैसे गुणों का, जैसे गुणों का समावेश किया है, समावेश किया है, नर को नारायण बनाने वाली, नर को नारायण बनाने वाली नारी ही है, नारी ही है। संसार की सुंदरता केवल नारियों से ही है, केवल नारियों से ही है। संसार की सुंदरता केवल, यानी संसार की सुंदरता केवल नारियों से ही है। उपेक्षित नारियों के प्रति, उपेक्षित नारियों के प्रति कवि का, उपेक्षित नारियों के प्रति कवि का उदारवादी दृष्टिकोण रहा है, उदारवादी दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण रहा है। यानी उन नारियों के प्रति उन्होंने अपने उद्गार जो व्यक्त किए हैं, उपेक्षित नारियों के प्रति उन्होंने उनके मन में उदारवादी दृष्टिकोण रहा है। गुप्त जी ने भारतीय नारी को, भारतीय नारी को त्याग की मूर्ति कहा है, त्याग की मूर्ति माना है, त्याग की मूर्ति माना है। गुप्त जी के काव्य में, गुप्त जी के काव्य में नारी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की कामना की गई है, की कामना की गई है। प्रेमचंद जी की भांति, प्रेमचंद जी की भांति, प्रेमचंद जी की भांति गुप्त जी ने नारी को दो रूपों में देखा है, दो रूपों में देखा है। एक तो माता, एक तो माता रूप में और दूसरी पत्नी रूप में। पत्नी, माता और पत्नी, दो रूपों में, माता और पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में। यानी कि नारी की जो भावना है वो काव्य में मुख्य रूप से
नर को नारायण बनाने वाली, आदर्श संस्कारों से युक्त, सदाचार और शील संस्कारों से युक्त ये समस्त जो भावनाएं हैं वो समस्त नारी भावना को व्यक्त करने वाली है। उसे पत्नी के रूप में, उसे माता के रूप में, कवि प्रेमचंद जी की बात इस स्थान वो माता भी है और वो पत्नी भी है, अर्थात दोनों ही रूपों में उन्हें स्वीकार किया है। गुप्त जी ने स्वावलंबी गुप्त जी ने स्वावलंबी बनने का आग्रह, गुप्त जी ने स्वावलंबी बनने का आग्रह काव्य में किया है, यानी वो अपने पैरों पर खड़ी हो, तो इसका भी आग्रह किया है, स्वावलंबी बनने का आग्रह किया है। ये उदाहरण है, देखो किस रूप में उन्होंने देखा है। देखो, औरों के हाथों या और के हाथों, और के हाथों, और यानी अन्य, और के हाथों यहां नहीं, यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ी, आप अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। तो इस तरह से स्वावलंबी जीवन का आग्रह यहां पर कवि ने किया है। कहती है, औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। स्वाभिमानी नारी है जो अपने ही पैरों पर, यानी किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। गुप्त जी ने इसी प्रकार के दृष्टिकोण को, जो हमारे प्राचीन सीता है, उर्मिला है, यशोधरा है, कैकेयी है, इन सभी उपेक्षित नारियों के प्रति इन्होंने अपना सुंदर दृष्टिकोण रखा है। और इस तरह से ये नारी भावना का जो रूप है वो हम देख सकते हैं। तो गुप्त जी ने काव्य में नारी भावना को सर्वाधिक महत्व दिया है। गुप्त जी ने अपनी रचना साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया और पंचवटी, द्वापर आदि रचनाओं में नारी भावनाओं को प्रकट किया है। गुप्त जी ने नारी को शक्ति का रूप माना है। भारतीय संस्कृति के गौरवमयी गाथा को भारतीय नारियों ने उज्जवल बनाया है। भारतीय नारियां त्याग, सेवा, समर्पण आदि भावों से युक्त है। उसमें स्वाभिमानी, शत्राणी, विरहणी, माननी, अनुरागनी, शील और सदाचार, आदर्श संस्कार जैसे गुणों का समावेश किया गया है। नर को नारायण बनाने वाली नारी ही है। संसार की सुंदरता केवल नारियों से ही है। उपेक्षित नारियों के प्रति कवि का उदारवादी दृष्टिकोण रहा है। गुप्त जी ने भारतीय नारी को त्याग की मूर्ति माना है। गुप्त जी के काव्य में नारी स्वतंत्रता की भी कामना की गई है। प्रेमचंद जी की भांति गुप्त जी ने नारी को दो रूपों में देखा है, माता और पत्नी के रूप में। गुप्त जी ने स्वावलंबी बनने का आग्रह इस काव्य में किया है। यह उदाहरण है, औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी चलती हूँ। तो इसमें ये नारी भावना का जो दृष्टिकोण है, एक सामान्य दृष्टिकोण जिसको हम इसमें देख सकते हैं। ये था गुप्त जी की नारी भावना को लेकर के। तो ये सारा जो दृष्टिकोण है वे सब नारी भावना को लेकर ही उन्होंने ये लिखा है। अब हमारा जो अगला है, इनकी रचना से संबंधित एक मेरे पास में पॉइंट आया है। इनकी जो रचना है भारत भारती, जो 1912 में लिखी गई थी, तो उसकी बहुत काफी चर्चा हुई है। और उसकी चर्चा के बाद में हम इसका भी एक पॉइंट इसमें रख सकते हैं कि उस भारत भारती में क्या दृष्टिकोण उन्होंने, कवि ने सबसे ज्यादा रखा है। अब 8वां जो पॉइंट है वो है
भारतीय रचना के प्रति उद्गार यानी भारत भारती इनकी रचना है, उसमें क्या बताया गया है, ये भी एक भाव पक्ष का ही अंग है। कवि गुप्त जी ने 1912 में भारत भारती रचना लिखी, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इस रचना में कवि ने देश में जन जागृति इस रचना में कवि ने देश में जन जागृति को प्रकट किया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वशासन यानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वशासन के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके स्वशासन के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। भारत भारती में देशभक्ति मातृभूमि प्रेम नारी चेतना मातृभूमि प्रेम नारी चेतना और स्वतंत्रता की भावनाओं को प्रकट किया गया है। भारत भारती ने ही कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में पहचान दिलाई है। यानी कि भारत भारती जो रचना थी एक प्रसिद्ध रचना है, इस राष्ट्र कवि को पहचान दिलाने में इस रचना का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के अतीत गौरव का गुणगान इस रचना में किया गया है।
देशवासियों को आपस में मिलकर देशवासियों को आपस में मिलकर देश के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। इसलिए आजादी के लिए भारतवासियों को संकल्पबद्ध होना चाहिए, यानी कि एकता के सूत्र में बंधना चाहिए, कोई हमारा अनुचित फायदा न उठा सके। इसका उदाहरण हम ले सके भारत भारती से ही है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती भगवान गूंजे, भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। अर्थात मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, यानी भारत भारती का प्रचार प्रसार हो और वह भारतवर्ष भर में गूंजे। भगवान से ये प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना, चेतना और देश के लिए स्वतंत्रता का आह्वान किया गया है। इस प्रकार इस पंक्ति में भारत भारती के गुणगान का उल्लेख किया गया है। यानी ये जो भारत भारती है, इसमें देश की मातृभूमि के हमारे जो राष्ट्र नेता, उन्हीं सभी के गुणगानों को प्रकट किया। ये भारत भारती के प्रति कवि का अपना उद्गार है। तो इसी प्रकार को उद्गारों को इन्होंने अपनी इस विचारधारा में उन्होंने प्रकट किया है। अब हमारा जो आता है नौवां, वो आता है नवीन सामाजिक दृष्टिकोण। जो हमारा नौवां पॉइंट है वह है नवीन सामाजिक दृष्टिकोण, यानी नए दृष्टिकोण के रूप में नवीन सामाजिक दृष्टिकोण। उसको भी कवि मैथिली शरण गुप्त ने नए रूप में हमारे सामने रखा है, क्योंकि आधुनिक काल के ये कवि थे। नवीन सामाजिक दृष्टिकोण।
नवीन सामाजिक दृष्टिकोण। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में जन जागरण उत्पन्न करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण को गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में जन जागरण उत्पन्न करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया है। भारत में अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, भाषा के लोग रहते हैं। भारत की अधिकांश जनता रूढ़ियों के जाल में फंसी है। रूढ़ियों के जाल में फंसी है। हमें जागरूक एवं अधिकारों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। सचेत होने की आवश्यकता है। यानी हमें जागरूक होने के लिए अधिकारों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। समाज में ऐसी परंपराएं जो हमारे विकास में, समाज में ऐसी परंपराएं जो हमारे विकास में बाधक हो, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हमारे विकास में बाधक हो, चाहे वो सामाजिक परंपरा ही क्यों ना हो, उनको समाप्त कर देना चाहिए। ये कवि ने कहा है। तो इस तरह से एक सामाजिक दृष्टिकोण को भी उन्होंने अपने सामने रखा है। तो ऐसी परंपराएं जो हमारे विकास में बाधक को समाप्त कर देना चाहिए। समाज में नारियों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी सोचनीय है। हम कहते हैं सोचनीय है, यानी समाज में नारियों की स्थिति बड़ी सोचनीय है।
उन्हें घर की चार दीवारों में बंद करके रखा जाता है। उन पर अनेक तरह से अत्याचार किए जाते हैं। समाज में नारी को सम्मान मिलना चाहिए, किंतु उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। हमें नवीन सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। तो अब हम उदाहरण लिख सकते हैं किस रूप में कि देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो इस प्रकार से अबला जीवन जी रही है। नारियों की स्थिति बड़ी खराब है समाज में। ये सामाजिक दृष्टिकोण जो हमारा रूढ़ियों में बंधा हुआ समाज है, जो ऐसी सामाजिक बुराइयों से हमारा देश जो ग्रसित है, उस देश को अब परिवर्तन होने की आवश्यकता है। बदलाव की एक बयार चलनी चाहिए, जिससे कि सामाजिक जितने भी दोष है देश में, जितनी भी बुराइयां हैं, वो दूर हो सके। तो ये सभी दृष्टिकोण को सामने रखा है। इस प्रकार सामाजिक चेतना के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी सामाजिक चेतना के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये कवि ये सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है हमारा 9वां, जो किस दृष्टिकोण को प्रकट करता? आशावादी संदेश को भी कवि मैथिली शरण गुप्त ने, यानी निराशा को छोड़ करके
आशा का दामन थामने का आग्रह किया है। ये भी एक भाव पक्ष का ही अंग है, भाव पक्ष को। तो इस तरह से ये हमारा नवीन दृष्टिकोण सामाजिक था। अब हमारा आता है एक तरह से आशावादी संदेश। 9वां है आशावादी संदेश। गुप्त जी के काव्य में, यानी आशावादी संदेश का तात्पर्य है कि वो ये कहना चाहती है कि तुम मनुष्य हो, निराश मत हो। समस्याएं आती है, समस्याओं से मुकाबला करो। नर हो, निराश न कर मन को। ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम्हें सोचने की शक्ति दी है, तो इसलिए कर्म के पथ पर आगे बढ़ करके जीवन में परिवर्तन लाओ। निराश होकर के मत बटो, क्योंकि निराशा मृत्यु के समान है। गुप्त जी ने काव्य में आशावादी विचारों को प्रमुखता दी है। आशा गुप्त जी ने काव्य में आशावादी विचारों को प्रमुखता दी है। गुप्त जी ने मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करने का आग्रह किया है कि संघर्ष करो, आग्रह किया है। गुप्त जी ने मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करने का आग्रह किया है। निराशा मृत्यु के समान है। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ कर्म के लिए दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं। ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि विचार करने के लिए कर्म 2 हाथ कर्म करने के लिए, बुद्धि विचार करने के लिए। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कर्म पथ पर चलते हुए हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। तुम आर्यों की संतान हो, आर्यों की
संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो जो कभी हारे नहीं है, जो कभी हारे नहीं है। इस प्रकार आशावादी बनकर सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा का आधार बनो। लोग तुम्हें कहें कि वो ऐसा व्यक्ति है, तो इसलिए ये उदाहरण देख लीजिए। इसका प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर भी किसका ये दोष न कहो। समझो न अलभ्य, यानी जिसे प्राप्त नहीं करे, किसी धन को, यानी जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नर हो न निराश कर मन को। तो इस तरह से यहां पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि तुम्हें आशावादी संदेश को प्रकट किया गया है। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु दान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर भी उसका क्या ये दोष न अहो कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश कर मन को। तो इस प्रकार आशावादी संदेश इसमें प्रकट किया गया है कि तुम मनु की संतान हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें पराजित नहीं होना चाहिए। इन सभी भावों को इन्होंने कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट किया है। अब ये तो था हमारे ये, अब हम आते हैं मैथिली शरण गुप्त की जो भी विचारधाराएं हैं, यानी कि कला पक्ष में। जो दूसरा पक्ष है कला पक्ष, यानी काव्य को सफलता प्रदान करने में कला पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से 9 पॉइंट लगभग हमारे भाव पक्ष से संबंधित जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को हमने प्रकट किया है कि ये सभी विचारधाराएं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अब आता है भाव कला पक्ष। कला पक्ष, गुप्त जी का कला पक्ष, यानी इसमें अलंकार, छंद, प्रतीक, बिंब,
मुहावरे, लोकोक्तियां, काव्य गुण, जितने भी शब्द शक्तियां, जितने भी भाव है, वे सब कला पक्ष के गुण हैं। या तत्सम, तद्भव, देशीय शब्दावली का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये सभी कला पक्ष के भाव हैं जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे।